नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। हमारे देश में कानून इतने घटिया हैं कि आप सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले करिए, भ्रष्टाचार करिए, आराम से सत्ता में बैठे हुए सत्ता सुख भी लेते रहिए। करोड़ों रुपए के, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फिगर ही बताएं तो 50 करोड़ से अधिक का घर बनवाइए और ऐसे शीश महल में आराम से रातें गुजारिए। ठंड के इस वातावरण में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पर अगर गंभीर किस्म के एलिगेशन है, तो आपकी गिरफ्तारी हो ही जाए, आप जेल भेज ही दिए जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कानून इतने घटिया हैं, कानून ऐसे हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी, छोटे से छोटा अपराधी आराम से गिरफ्तारी से भी बच सकता है, कोर्ट जाने से भी बच सकता है और जब तक उसकी मर्जी हो तब तक वो बाहर रह सकता है। और यही तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी पता है, ये जांच एजेंसियां भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, पॉलिटिकल जमात भी जानती है। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी नहीं जानती है, वो भी जानती है। और दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, सीबीआई भी, ईडी भी, क्योंकि इनके 2 करीबी सहयोगी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो जेल में हैं और एक तीसरे विजय नायर भी हैं, जो इनके सलाहकार भी थे। इस पूरे शराब कांड में एक मुख्य कड़ी का काम भी कर रहे थे। इसके बावजूद कि सबको पता है कि अगर उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाला हुआ है और ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें नीचे से लेकर के ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह को कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, जमानत या राहत देने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी पता है, इनके सलाहकारों को भी पता है कि जिस दिन ईडी से इनका आमना-सामना होगा, उस दिन ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, अंदर कर दिए जाएंगे। और यही वजह है 5-5 समन अरविंद केजरीवाल ने अगर डिनाय किए हैं, अगर उनको अवैध बता करके ईडी के सामने प्रस्तुत होने से ही इनकार कर दिया है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ईडी उनका कुछ नहीं कर सकती। अब हेमंत सोरेन का 8 समन जारी करने तक तो ईडी कुछ नहीं कर पाई थी। 8 के बाद उल्टी गिनती शुरू हुई। यानी टाइम तो उन्होंने भी बहुत पिया है, बहुत जाया किया है। और जब पूरी तरीके से बाड़ेबंदी हो गई, जब घिर गए, जब उनके कानूनी सलाहकारों ने भी और लीगल जो उनकी फौज थी, जो टीम थी, उसने भी कहा कि अब तो बहुत हो गया, तब जाकर के वो ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन अपनी शर्तों पर पेश हुए कि साहब सीएम आवास आ जाइए, यहाँ पूछताछ कर लीजिए। लेकिन आप टाइम बर्बाद कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इधर-उधर भाग सकते हैं, पर कानून से बच नहीं सकते। ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भी बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन कानूनों में इतनी खामियां हैं, इतने इतनी छूट है कि कोई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करके बेशर्मी के साथ सत्ता में, पावर में भी बैठा रह सकता है। वो उल्टे सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी आरोप लगा सकता है, वो ईडी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है, सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर सकता है, वो इन केंद्रीय एजेंसियों को किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने का आरोप भी लगा सकता है। और ये हम अलग-अलग राज्यों में देख चुके हैं। सबको इस बात का इंतजार था कि अरविंद केजरीवाल रोज एवेन्यू कोर्ट में
पेश होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको समन जारी किया था कि आप व्यक्तिगत रूप से 17 फरवरी को प्रस्तुत हों और क्या कहना है आपको शराब घोटाले पर अदालत में आकर के कहें। और ये समन भी तब जारी किया था जब ईडी कोर्ट पहुंची थी, 5 समन के बावजूद, जब अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे। सब इंतजार कर रहे थे कि चलिए ईडी के जो समन हैं, हालांकि वो भी सरकारी समन है और उनकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। ईडी चाहे तो किसी भी समय आपको असहयोग का आरोप लगा करके गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे विश्लेषक और जो जानकार हैं, वो हैरान परेशान हैं कि पहले हेमंत सोरेन को इतनी छूट क्यों दी गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर यह मेहरबानी क्यों कि 5-5 समन जारी करने के बावजूद इनको गिरफ्तार नहीं किया गया असहयोग के आरोप में। हो सकता है ऊपर से कोई दिशा निर्देश हो कि ऐसा करेंगे तो शायद इनकी पार्टी को कुछ राजनीतिक लाभ हो जाए। लेकिन ये जिस तरह की ढील दी जा रही थी और अभी भी दी जा रही है, अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके वकील ने जो कोर्ट में कहा है और इसके बाद जो इनको व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली है, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको अदालत में पेश होने की जो इजाजत मिली, उस मामले में भी जो ईडी की तरफ से वकील पेश हुए हैं, उन्होंने इसका विरोध ना करके भी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की ही मदद कर दी है। जो इनके वकील पेश हुए, रमेश गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और ईडी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वकील एएसजी राजू, उन्होंने इस आवेदन का कोई विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें छूट मिलनी चाहिए और अदालत ने भी उनको छूट दे दी और अगली तारीख रखी 16 मार्च। अब ये 16 मार्च का भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है अदालत में, इनका सुनिए जरा। इन्होंने कहा कि आज मैं आना चाहता था पर विश्वास प्रस्ताव आ गया और बजट सत्र चल रहा है जो कि 1 मार्च तक चलेगा, इसलिए कृपया उसके बाद की कोई तारीख बताएं और मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जाऊंगा। ये मैं आना चाहता था पर विश्वास प्रस्ताव आ गया और बजट सत्र चल रहा है, ये क्या है? विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी के 8 एमएलए हैं, कांग्रेस का तो कोई है नहीं सदन में, और 64 इनके हैं, 62 इनके हैं, 70 का सदन है। सवाल ये है, कौन विश्वास प्रस्ताव लेकर के आया? विश्वास प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि विपक्ष तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है और भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं कभी अविश्वास प्रस्ताव पेश ही नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास पर्याप्त एमएलए हैं, पर्याप्त संख्या है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इनकी सरकार को अस्थिर करने की भी कोई कोशिश की हो, ऐसा भी कोई प्रमाण आज तक अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये पिछले कई साल से और हर साल 2022 में भी विश्वास प्रस्ताव पेश किया इन्होंने, फिर 2023 में भी किया, अब 2024 में कर रहे हैं। हर 6 महीने बाद इनका ये एक शगल हो गया है। किसी ने इनको समझा रखा है कि एक बार अगर आप विश्वास प्रस्ताव पारित करके
अपनी सरकार का बहुमत पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, तो अगले 6 महीने तक फिर आपकी सरकार बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हर 6 महीने में, हर 8 महीने में एक विश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं और हर बार आप 2022 का भी उठा के देख लीजिए, 2023 का भी और अब 2024 का भी, हर बार इनका सदन के भीतर और सदन के बाहर एक ही रुदन होता है, एक ही तर्क देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहा है। मेरे 7 एमएलए से संपर्क किया गया है, मेरे 40 एमएलए से संपर्क किया गया है, मेरे 21 एमएलए से संपर्क किया गया है। 2022 से चल रहा है इनका ये खेल। 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी। अगर भारतीय जनता पार्टी इनके एमएलए को अप्रोच कर रही थी, तो भाई किस-किस एमएलए से अप्रोच किया है, उनका ज़रा नाम का खुलासा कर दो। किस दिन अप्रोच किया है, किस समय अप्रोच किया है, किस मोबाइल नंबर से अप्रोच किया है, कौन से मोबाइल नंबर पर अप्रोच किया है, इसका खुलासा कर दो। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें बता देंगे, तो जो अलग-अलग मोबाइल कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, उनके ज़रिए ज़रा इसका पता लग जाएगा कि वाक़ई फ़ोन आए भी थे कि नहीं आए थे। और अगर फ़ोन पर बात नहीं हुई है, व्यक्तिगत रूप से ही किसी ने उनके घर जाकर के, उनके मित्रों के ज़रिए उनसे संपर्क किया है और 25-25 करोड़ रुपए देने की बात कही है, तो ज़रा ये भी बता दो कि किसने अप्रोच किया था और किसके ज़रिए किया था, कौन से दिन किया था? कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको एक फ़ेक नैरेटिव बनाना है और जो ये कर रहे हैं सदन में खड़े होकर के विश्वास प्रस्ताव ला करके, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाइड करना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये विश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आए और ये बजट सत्र जो है इन्होंने इतना लंबा क्यों रखा है। कोर्ट को कह रहे हैं कि जी बजट सत्र है, जाहिरा बजट पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद जो है उसको पारित किया जाएगा। तो इसके लिए कितने दिन चाहिए? भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो केवल 8 एमएलए हैं, जिनमें से 7 को आपने सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। यानी अगर 1 मार्च तक भी ये बजट सत्र चलेगा और विश्वास मत हासिल करने के लिए बुलाया गया ये सत्र चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का तो बस एक ही बचा हुआ है सदन में। तो बजट पर तो या एलजी के अभिभाषण पर तो बस उस एक व्यक्ति का ही भाषण होना है। तो बाकी तो आप ही भाषण देंगे या आपके मंत्री भाषण देंगे या आपके एमएलए बोलेंगे और दिल्ली की जनता और मीडिया वाले भी बस आप लोगों के ही भाषण सुनने के लिए मजबूर या अभिशप्त होंगे। तो ये तो आपने तमाशा बना रखा है दिल्ली विधानसभा का। दूसरे विश्वास प्रस्ताव आ गया इसलिए आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। तो विश्वास प्रस्ताव रखा किसने है? और ये विश्वास प्रस्ताव ये तो आप 19 तारीख के बाद भी रख सकते थे। अभी क्या इमरजेंसी थी कि आपने कोर्ट में प्रस्तुत होने के दिन से 1 दिन पहले विश्वास प्रस्ताव पेश किया? क्योंकि आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं। आपको लगता है कि अगर मैं राउज एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो गया और मुझे अगर जज ने ये आदेश दे दिए कि आप जाइए ईडी के सामने पेश होइए और शराब घोटाले में जो वो पूछताछ करना चाहती है, उसमें पूरा कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, पूछताछ के लिए उपस्थित होइए। क्योंकि कोर्ट तो यही कहेगी कि आप ईडी को सहयोग करिए, ईडी के सामने पेश होइए। उनके जो पाँचों संबंध थे वो कानूनी हैं, गैर कानूनी नहीं है, जैसा कि ये बताते आ रहे हैं। इसलिए ये कोर्ट में ही नहीं गए। अच्छा, आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार आपके हाथ में है, सरकार का खजाना भी आपके पास है। आप चाहे लीगल टीम पर कितना भी पैसा लुटाइए, कोई रोकने-टोकने वाला ही नहीं है और कितनी भी बड़ी फौज खड़ी कर लीजिए आप लीगल टीम की, तो जनता की मेहनत का जो पैसा है,
जो खून पसीने का टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से बेहयाई और बेशर्मी के साथ ये अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बचाव के लिए खड़ी की गई लीगल टीम के ऊपर लुटा रहे हैं। इससे निकृष्टतम उदाहरण आपको पूरे देश में और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के जो कानून हैं वो घटिया हैं। किसी मुख्यमंत्री पर भी या किसी केंद्रीय मंत्री पर भी, किसी प्रधानमंत्री पर भी अगर कोई भ्रष्टाचार का, घोटाले का, कदाचार का, गड़बड़ियां करने का, किसी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाए और जो जांच एजेंसियां हैं वो आपको समन कर रही हैं और आप जा नहीं रहे हैं और बार-बार वकीलों के जरिए, उनकी सलाहों के जरिए आप कोई ना कोई बहाना बनाए दे रहे हैं। कभी आप चुनाव प्रचार के लिए निकल जाते हैं, कभी आप विपश्यना के लिए निकल जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये तो गैर कानूनी नोटिस है। आप कानूनी नोटिस दो तब मैं आपको सहयोग करूँगा। मैंने अप्रैल में सीबीआई को भी तो सहयोग किया था, तो मैं आपको भी करूँगा। और आप कितना करोड़ों रुपया जनता के खून पसीने की कमाई का, टैक्स का वकीलों पर लुटा रहे हैं, लीगल टीम पर लुटा रहे हैं, इसका भी आरटीआई से पता लगाया जाना चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए। कानूनों को सख्त बनाने की ज़रूरत है ताकि जिन पर आरोप लगे हैं घोटाले के, वो कम से कम जो सरकारी खजाना है, उसका पैसा इस तरीके से अपने बचाव में लीगल टीम के ऊपर खर्च ना करें और पानी की तरह उसको ना बहाने पाएँ। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ करके इस पूरे मामले को लटका करके यहाँ तक ये खींच करके लाए हैं। अगर जब अक्टूबर में इनको पहला ईडी का नोटिस आया था शराब घोटाले का, उसी समय अगर पहली सुनवाई के लिए ये पहुंच जाते, तो इनको इस बात का डर था कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं। इनको अच्छे तरीके से विश्वास था क्योंकि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा चुके थे, संजय सिंह गिरफ्तार किए जा चुके थे, कई शराब कारोबारी और दूसरे लोग इनके करीबी विजय नायर वगैरह सब गिरफ्तार हो चुके थे। इनको पता है कि शराब घोटाला हुआ है, इनको पता है रिश्वत ली गई है, इनको पता है वो कहाँ खर्च हुई है। एविडेंस ईडी के पास भी आ गए हैं और ईडी भी पुख्ता सबूतों के साथ बैठी हुई है कि ये आएँ, इनके सामने वो सारी चीज़ें रखी जाएँ, पुष्टि करिए या डिनायल करिए। डिनायल करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, अदालत में पेश होंगे। वो सारे साक्ष्य, वो सारे दस्तावेज अदालतों के सामने प्रस्तुत होंगे। अदालत भी जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के मामले में, विजय नायर और दूसरों के मामले में संतुष्ट हुई है, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी संतुष्ट होगी। इनको उठा करके जेल भेजा जाएगा। पहले ईडी की कस्टडी में कि आप पूछताछ करिए और उसके बाद न्यायिक हिरासत यानी लंबे समय के लिए ये भी अंदर जाने वाले हैं, जेल जाएँगे। इनको ये पता है। इसलिए जो टाइम बाइंग की बात होती है कि किसी तरीके से टाइम को बर्बाद करो, खींचो और आगे तक लेकर के जाओ। क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अगर अंदर गए तो फिर आम आदमी पार्टी टूट सकती है। आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन हो, इसको लेकर के झगड़े शुरू हो सकते हैं। और लोकसभा चुनाव चूँकि आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव तक अगर किसी तरीके से ये टाइम खींच लें, तो इनकी जान भी बची रहेगी। अभी बजट पेश होगा, तो फिर बजट पारित होने तक भी एक इनके पास बहाना होगा कि देखिए जी, दिल्ली की जनता के लिए हमने बजट पेश किया और हमें जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं। मतलब इनके तर्क भी अजीबो-गरीब होते हैं। भ्रष्टाचार करेंगे आप, घोटाले करेंगे आप, कदाचार करेंगे आप और जब उनकी जाँच-पड़ताल होगी, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से
काम करने का आरोप लगाएँगे, सेंट्रल एजेंसियों का, जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग होने का भी आरोप लगाएँगे। बेशर्मी के साथ आप पद पर भी बैठे रहेंगे। आप पूछताछ के समन की भी अवहेलना करेंगे। यहाँ तक कि राउज एवेन्यू कोर्ट भी अगर आपको समन जारी कर रही है, तो आप व्यक्तिगत रूप से पेशी की छूट माँगेंगे और आपको छूट मिल जाएगी तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कहेंगे, "मैं आना तो चाहता था, पर विश्वास प्रस्ताव आ गया, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया।" तो विश्वास प्रस्ताव तो आपने पेश किया है, आप 4 दिन बाद कर लेते। 17 तारीख को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते, 19 तारीख को छठा सम्मन ईडी ने आपको भेज रखा है, उसके सामने पेश होते और 20 फरवरी को जाकर के विश्वास प्रस्ताव पेश कर लेते अपनी सरकार का। लेकिन इनको जानबूझ करके 16 फरवरी को ही विश्वास प्रस्ताव पेश करना था, भाषण देना था और विधानसभा को स्थगित करवा देना था कि कल आगे इस पर चर्चा होगी। यानी 17 फरवरी को ही चर्चा होगी, जिस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल। तो ये सारा कुछ जो इन्होंने डिजाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट पाने के लिए। क्योंकि कोर्ट ने अगर ये आदेश दे दिए कि आप जाइए और ईडी को सहयोग करिए, तो फिर ईडी के सामने पेश होना पड़ता, फिर ईडी इनको गिरफ्तार करती, ये अंदर चले जाते। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी नहीं गए, 19 तारीख को अब ये ईडी के सामने भी नहीं जाएँगे। फिर कोई बहाना बनाएँगे, बजट सत्र का बना देंगे, विश्वास प्रस्ताव का बना देंगे, कुछ भी बनाएँगे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल बचना चाहेंगे। और अब तो मुझे भी लगता है कि लोकसभा चुनाव गए हैं। आज बात कर रहे हैं, 11 मार्च को लोकसभा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था और आचार संहिता लागू हुई थी। यानी कार्यक्रम लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। तो ऐसे में अगर इनको गिरफ्तार किया भी जाता है, तो ये और इनकी पार्टी के नेता तो हल्ला मचा देंगे और विपक्षी दलों के नेता भी हल्ला मचाएँगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल की कुल मिलाकर के जो चाल है, वो इसलिए कामयाब हो रही है कि हमारे यहाँ के कानून पतली गली से बच निकलने के लिए आपको रास्ता देते हैं। कानून सख्त बनाए जाने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।